कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। पिछले दिनों तो साहब आप और हम दोनों ही तीज त्योहारों की मस्ती में डूबे रहे, काफ़ी व्यस्त रहे, क्योंकि त्यौहार भी तो कितने सारे थे। पहले रामलीला, फिर दुर्गा पूजा, उसके बाद दशहरा, फिर ईद, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज और कल मनाकर चुके हैं छठ। तो साहब इन त्योहारों के दौरान जाहिर है कि हमारे काम पर भी ज़रूर असर पड़ा होगा, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। इन त्योहारों के साथ हम में जो नई स्फूर्ति और ऊर्जा आई है, उसी के साथ आइए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें और कार्यक्रम में सबसे पहले देखें खबरें खेती की। केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती से जुड़ी योजना का शुभारंभ, किसानों की भागीदारी, घरों में उगाए मशरूम, सरकार मददगार, अनाज सड़ने पर होगी कार्रवाई, सरकार के कड़े कदम और जैविक स्प्रे से फल रहेंगे तरोताजा, फल भंडारण में नया प्रयोग। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वृहद कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसी संदर्भ में हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक प्रभावी नई योजना की शुरुआत की गई। पेश है ये रिपोर्ट। आसमान से बातें करते ये पहाड़ अपने अंदर अपार जैव विविधता सजोए हुए हैं। यहाँ के किसानों को नई दिशा दिखाते हुए अब केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों को संपूर्ण जैविक खेती का रूप दे रही है। इस दिशा में शुरुआत करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर आरोग्य ग्राम योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को लेमन ग्राम, मेंथा, अश्वगंधा, फालसा आदि औषधीय पौधों को उगाने के लिए तकनीकी तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना को पूरी तरह से वैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप देगी और पूर्ण सफलता के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी करेगी। आती सर्दियों में मशरूम उगाने और मशरूम खाने दोनों का आनंद लिया जा सकेगा। इस दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा घर घर मशरूम उत्पादन कराने की मददगार योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। खुंब यानी मशरूम जहां सेहत का खाना है, तो वहीं भरपूर आय का वादा भी करता है। इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार द्वारा न केवल दिल्ली देहात बल्कि शहरी क्षेत्रों के घरों में भी खुंब उत्पादन की नई योजना लेकर आई है। इसके लिए आगामी नवंबर माह को मौसम के हिसाब से अनुकूल माना जा रहा है। इसके लिए दिल्ली की द्वारका तथा हौजरानी पौधशालाओं को चुना गया है। दिल्ली देहात में किसानों को खुंब उत्पादक बनाने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसान की मेहनत से तैयार अनाज का सही भंडारण ना होना और उसका सड़ जाना न केवल उसका अपमान है, बल्कि राष्ट्रीय अपमान और नुकसान दोनों है। इस दिशा में सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें लापरवाही अथवा जानबूझकर ऐसा किया जाना दंडनीय करार दिया जाएगा। किसान की मेहनत का प्रमाण लिए ये अनाज भरे गोदाम हमारी भविष्य की खाद्यान्न मांग की पूर्ति करेंगे। इसलिए इनका सुरक्षित वैज्ञानिक भंडारण भी आवश्यक है, ताकि ये सड़े नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कठोर कदम उठाते हुए चेताया गया है कि जानबूझकर अथवा लापरवाही से यदि अनाज बर्बाद होगा या सड़ेगा तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध जांच होगी और दोषी पाने पर कठोर दंड दिया जाएगा। आपकी सेहत के रखवाले मिठास भरे फलों को अब देर तक तरोताजा रखा जा सकेगा। इस दिशा में वैज्ञानिकों द्वारा जीवों से ही तैयार ऐसा जैविक स्प्रे बनाया गया है, जिसके छिड़काव मात्र से फल 2 सप्ताह तक सड़ेंगे नहीं। लुभाते ललचाते ये स्वाद और गुणवत्ता भरे फल जल्द खराब भी हो जाते हैं। बागवान द्वारा इनकी छटाई और ढुलाई की जाती है, ताकि ये उपभोक्ता तक जल्द पहुंचे और ताजा बने रहें। इन फलों को देर तक ताजा बनाए रखने के लिए श्रिम्प और केकड़े के बाहम सख्त आवरण से एक विरोध पदार्थ निकाल उसका घोल तैयार किया गया है। फलों पर इस घोल के छिड़काव मात्र से उन्हें 12 दिनों तक सहज ही तरोताजा रखा जा सकता है। चीन की तियानजिन यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार ये स्प्रे
प्रायोगिक स्तर पर सफल हो चुका है और जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा। रफ्ता रफ्ता ठंडा होता मौसम नए कृषि कार्यों की ओर भी इशारा करता है। तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और किसान उसके अनुरूप क्या कृषि कार्य करें। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण तमिलनाडु, केरल, सौराष्ट्र तथा कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में हल्का कोहरा पड़ने की संभावना है। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। इन दिनों उत्तर भारत की मंडियों में मक्का की मांग ठंडी पड़ जाने से 90 से 95 रुपए तक की मंदी देखने को मिली, तो वहीं बाजरा भी 50 से 60 रुपए तक टूट गया। खाद्य तेलों में सुर्खी आई है, जो उत्पादक के लिए लाभ का सौदा है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हमारे सभी किसान भाई बहन खेती तो करते ही हैं, लेकिन खेती के साथ साथ कुछ ऐसा व्यवसाय करने की भी ज़रूरत है जिससे न केवल हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकें, बल्कि देश के उत्पादन में भी वृद्धि हो। ऐसे ही कुछ व्यवसायों में एक व्यवसाय है अतिरिक्त आय के लिए बागबानी। हमारे बहुत से किसान भाई बहन खेती के साथ साथ बागबानी को भी अपना रहे हैं, यानी थोड़ी सी ज़मीन पर, जिसको नकदी फसल कहा जाता है, साग सब्जियां उगाना और फलों के वृक्ष लगाकर फलों का उत्पादन करना। पूरे देश में इन दोनों विधाओं को मिलाकर असंख्य किसान भाई बहन अपनी आजीविका को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों के जो किसान भाई बहन हैं, उनको भी ये जो बागबानी का काम है, इसको अपनाकर अपने परिवार को अतिरिक्त आय ज़रूर जुटानी चाहिए। कैसे करें बागबानी का काम, किस तरह करें, उसके बारे में हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने बहुत सी योजनाओं को चालू कर रखा है और बड़े पैमाने पर क्रियान्वित की जा रही हैं। कैसे, किस तरह, आइए इसके बारे में देखते हैं ये कार्यक्रम। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मानव समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए
बाध्य किया जाता है। प्रकृति ने अपने अनुपम उपहारों की सारी छटा हिम श्रृंखलाओं में बिखेरी है और इंसान ने इसी कुदरत से सीख लेकर हर युग में अपनी जरूरत के हिसाब से नए अन्वेषण किए। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में जहां से शायद आदि मानव ने अपने आप को प्रकृति के योग्य बनाकर सभ्यता का चोला धारण किया, उसी धरा को आज का इंसान अपनी योग्यतम सोच से नए आयाम देने को तत्पर है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाणित कर देता है, समस्त मानव समुदाय उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की निचली हरी भरी पहाड़ियों पर सेब सदियों से पैदा होता आया है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। फर्क बस इतना है कि पहले सेब का उत्पादन ईश्वरी अनुकंपा मानकर होता रहा, फिर हालात बदले तो गुड़ाई निराई, खाद पानी, कीटनाशक दवाओं का उपयोग होना शुरू हो गया, मगर न तो उत्पादन बढ़ा और न बाजार में उपभोक्ताओं को ताजा सेब मिले। परिणाम स्वरूप आर्थिक तंगी के कारण उत्तराखंड राज्य के सेब उत्पादित क्षेत्र से युवाओं का पलायन शुरू हो गया। ये सेब बागवानी के लिए शुभ संकेत नहीं था। परंपरागत खेती में क्रमिक सुधार की ओर हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उत्साहवर्धक कदम उठाए और उनसे आम किसानों को फायदा भी हुआ। बागवानी के क्षेत्र में सफल प्रयास हुए, मगर क्षेत्रानुसार बागवानों की जो समस्याएं थीं, उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। हिंदुस्तान में सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में श्री जगदम्बा समिति ने सेब उत्पादकों की जमीनी हकीकत को समझा और उनके समुचित विकास के लिए रूपरेखा तैयार करके समूचे सेब उत्पादन क्षेत्र में लागू किया। उत्तरकाशी जैसा कि जानते हैं बहुत ही पूजनीय यानी क्षेत्र है और यहाँ फलदार भी पट्टी बनी हुई है और खासकर जानते हैं यहाँ के सेब भी बहुत मशहूर हैं। हमारे बीच में है रविशंकर जी जो जिला अधिकारी हैं उत्तरकाशी के। आप जिला अधिकारी होते हुए भी यहाँ की जो बागवानी है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? यहाँ का जो बागवानी है, स्पेशली सेब का जो ज़्यादा पोटेंशियल है, वैसे हिमाचल प्रदेश का जो सिमिलर एटमॉस्फेयर यहाँ पे भी है, वो कंडीशंस को टैप करने के लिए हम विभिन्न तरीके से प्रयास करने का अभी सर्वे का काम कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ऑलरेडी इसका सर्वे करके एक रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध करा रहे हैं। एक समिति भी इसका फॉर्म किया हुआ है। रविशंकर जी, जैसा कि आपने देखा एक मॉडल नया तैयार हुआ, किसानों के संगठन बने हैं और एक साथ जुड़े हैं, तो ऐसे किसानों की कोई समस्या होती है तो उनको निपटाने में कुछ करेंगे मदद? ज़रूर, क्योंकि अभी हर्सिल में भी ये सिमिलर एक मॉडल प्रपोजल हुआ था, उसी को स्टडी करने के लिए सीडीओ का अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म किए थे। पिछले हफ्ते हर्सिल जाकर के काश्तकारों से भी बात किया है, तो अभी 16 तारीख दोबारा हर्सिल में एक सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन है। तो अभी आज जो जगदम्बा समिति के माध्यम से ये जो किसानों से वार्ता करने का एक मौका मिला है, इस प्रकार का उनसे वार्ता जितना भी मौका मिलेगा उसमें उनका जितना भी समस्याओं का संज्ञान में आएगा उसको हल करने का मैक्सिमम प्रयास करेंगे। आखिर में रविशंकर जी, यहाँ के किसान भाइयों को, बागवान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअली यूज़ करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सभी आपके सहयोग करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप जो भी समस्याएं हैं हमारे संज्ञान में लाना है ताकि उसको एड्रेस करने का हमारा एफर्ट्स रहेगा। रविशंकर जी, आपने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बातें बताई और हमें किसान भाई भी कोई दिक्कत होगी तो आपसे सीधे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के सामूहिक प्रयासों से अपनी सेब उत्पादन कंपनियों का गठन किया जा रहा है और अपनी कंपनियां बनाकर सेब के उत्पादन को और अधिक बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
इसी संदर्भ में 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के नौगांव में 1 दिवसीय कृषकों के संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा एक कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव बागवानी, भारत सरकार ने हिस्सा लिया। उन्होंने नौगांव में बने सी स्टोर तथा जूस फैक्ट्री का भ्रमण किया। हमारे बीच हैं भारत सरकार के सचिव उद्यान यानी कि संयुक्त सचिव हैं और निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के श्री संजीव चोपड़ा जी। चोपड़ा जी, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। खासकर मैं उत्तर जो पूर्वी राज्य हैं उनके लिए किस तरह की आपके मिशन की योजना है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला दूरदर्शन यहाँ पे आया और आपने इस प्रोग्राम को कवर किया। मूलतः जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है, इसके अंदर जो भी सुविधाएं बाकी क्षेत्रों में मिलती हैं उससे बढ़ के सुविधाएं HMNEH यानी कि हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, उनको जो सुविधाएं हैं उससे कुछ बेहतर अनुपात में वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और ये जो सुविधा शब्द ठीक नहीं होगा, हम कह सकते हैं प्रोत्साहन। और ये जो प्रोत्साहन है ये हर चीज़ के लिए, बागवानी के बीज से शुरू करके नर्सरी को डेवलप करने के लिए, नर्सरी की एक्रेडिटेशन करने के लिए, टिश्यू कल्चर लैब लगाने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो या CS स्टोरेज हो या रेफ्रिजरेटेड वैन हो, मतलब जो भी चीज़ हम बागवानी में जिसके बारे में भी सोच सकते हैं उसके लिए स्कीम के तहत समर्थन और सपोर्ट दी जा सकती है। और एक चीज़ है जो भारत के बाकी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, वो ये है कि जो उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनके लिए अगर कोई ख़ास रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई ख़ास समस्या हो, जैसे कोई उत्तरकाशी के लिए कोई ख़ास अगर समस्या हो कि यहाँ के जो काश्तकार हैं सेब की, उनके लिए स्पेसिफिक कोई समस्या हो, तो उसके लिए भी 1 करोड़ तक का अनुदान जो है वो भारत सरकार के माध्यम से किसी एक कृषि विश्वविद्यालय को या रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिल सकता है, ताकि उस पर ख़ास फोकस्ड रिसर्च की जा सके। चोपड़ा जी, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, काफ़ी पिछड़े क्षेत्र हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी योजना है? देखिए, पहला तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को जब आप सब डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट्स की जो पर कैपिटा GDP है वो बाकी रीजन से ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, वो एरियाज़ में डेवलपमेंट और इनफैक्ट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में तो जो हमारी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक उदाहरण है देश के लिए कि उनमें और आगे कैसे प्रगति की जा सकती है। हो सकता है बाकी कुछ इंडिकेटर्स में इन एरियाज़ में शायद इतनी तरक्की ना हुई हो, लेकिन बागवानी के क्षेत्र में तो ये जो क्षेत्र हैं ये देश को दिखा रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, जब भी सेब की बात होती है तो हम इन तीनों जो पहाड़ी जो हमारी स्टेट्स हैं, उत्तर भारत की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करते हैं। जब हम पाइनएप्पल की बात करते हैं तो नागालैंड की बात करते हैं। जब हम कीवी की बात करते हैं तो अरुणाचल की बात करते हैं। सिक्किम ने दिखाया कि ये छोटी स्टेट होते हुए भी वो एक ऑर्गेनिक स्टेट बन गई है। उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनिक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। और यही वो एग्जाम्पल्स हैं, यही वो उदाहरण है जिससे बाकी देश जो है, पूरा देश हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से प्रभावित होके, उनसे इंस्पायर होके इनके कर कमलों में चलने की कोशिश कर रहा है। चोपड़ा जी, हमारे खासकर जो हमारे किसान भाई हैं बागवान, उनके लिए अच्छी किस्म के फलदार पौधे मिलें, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, उसके लिए जो भारत सरकार ने जो हमने एक स्कीम हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से जो चला रहे हैं वो है नर्सरी एक्रीडेशन की स्कीम एक शुरू कर रहे हैं, ताकि देश में करीब 6000 नर्सरियां हैं जहां पे पौध उपलब्ध होता है। अब आमतौर पर जो किसान है या काश्तकार, उसको पता नहीं लगता कि कौन सी नर्सरी जो है वो अच्छी है, कौन सी नर्सरी जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए नर्सरी की एक्रीडेशन स्टार्ट की है ताकि काश्तकार को पता लग सके कि क्या ये नर्सरी मान्यता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त नहीं है। और हमने जितनी भी राज्य सरकारें हैं सबको कहा है कि जब आप बीज लेंगे, जब आप रोपण की सामग्री लेंगे तो आप कृपया उन्हीं से लें जिनके पास मान्यता प्राप्त है, और जिनके पास मान्यता नहीं है उन सब नर्सरीज़ को हम मान्यता प्राप्त, ताकि वो इस एबिलिटी तक पहुंच जाएं, उसके लिए हम उनको अनुदान देने के लिए, तकनीकी सहयोग देने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उनको भी उस लेवल तक लेके जाएंगे। अब तक भारत में करीब 1200 नर्सरीज़ को मान्यता प्राप्त हो चुकी है और अगले 2-4 साल में हम भारत में जितनी नर्सरीज़ हैं सबको देखेंगे और सबको उसमें जिनको मान्यता दी जा सकती है उनको मान्यता दी जाएगी, और जो उन पैरामीटर से थोड़ा कमज़ोर हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वो उस मापदंड तक पहुँच पाएँ।
चोपड़ा जी, जो भी योजना है उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिए जाते हैं किसान भाइयों को? बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रशिक्षण का तो कार्यक्रम जो है वो साथ ही लगा हुआ है। आमतौर पे ये जो काम है, ये जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हॉर्टिकल्चर मिशन, और अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी इंस्टीट्यूट्स आ गई हैं जो ट्रेनिंग वगैरह का जो प्रोत्साहन का, इसके अलावा चाहे वो इजराइल हो या हॉलैंड हो, विदेशों में भी भेज रहे हैं किसानों को, ताकि वो जाके जो सबसे जो एडवांस टेक्निक्स हैं दुनिया की वो भी देख सकें और उसको अपने खेत के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। चोपड़ा जी, हमारे किसान भाइयों के सामने आती है समस्या मार्केटिंग की, तो बाजार के लिए भी कुछ ट्रेनिंग या कुछ जानकारी? मार्केटिंग के लिए तो जो मूल जो हमारी जो SFAC है, कृषक लघु व सीमांत कृषकों की जो संस्था है, उसके माध्यम से पूरी कोशिश की जा रही है कि हम किसान मंडियों को शुरू करें। दिल्ली में अभी ये अलीपुर में, आज़ादपुर के बगल में ये किसान मंडी जो है वो शुरू की गई है, जिसमें किसानों के समूह डायरेक्टली ला के अपना सामान लेके आएंगे। उसमें हमारी प्राथमिकता जो है वो है किसानों का समूह बनाने की, क्योंकि भारत में ये सब, इसमें कोई संकोच नहीं है कि हमारे आम तौर पे जो किसान हैं, लघु व सीमांत जो होल्डिंग है वो कम है, इसलिए किसानों के समूह ही ये काम कर सकते हैं। आज जो जहाँ हम बैठे हैं, श्री जगदम्बा समिति, वो भी यही काम कर रही है कि किसानों को समूह को लेके फिर उनके साथ इकट्ठी मार्केटिंग कैसे की जा सके, क्योंकि मार्केटिंग एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल काम है। किसानों के समूह जो हैं ये काम कर सकेंगे, अकेला किसान शायद ये काम ना कर पाए। आखिर में चोपड़ा जी, देश के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश में बागवानी में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और मैं यही निवेदन करूंगा कि जो उनके जो सबसे निकटतम जो बागवानी अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अब वो स्टेज आ गई है जब हमारे विपणन व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार आ गया है, तकनीक में काफ़ी सुधार आ गया है, और हम एक अच्छी आमदनी वाली खेती की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चोपड़ा जी, हमारे किसान भाई जो आपने जानकारी दी, इन सब बातों से फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मुलाकात सब किसानों के साथ करवाया, शुक्रिया। किसान भाइयों, अभी आपने देखा और सुना किस तरह भारत सरकार के जो संयुक्त सचिव थे बागवानी, उन्होंने बताया कि किस तरह की योजनाएं अपने राष्ट्रीय मिशन की हैं, और चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे उनके लिए कोल्ड स्टोर की बात हो, चाहे चैन कोल्ड की बात हो, और इसके अलावा इसके साथ साथ चाहे उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की बात हो, आपके लिए सारी योजनाएं बहुत उपयुक्त हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा, कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, इनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ थे रवि शंकर जी, जो उत्तरकाशी के जिलाधिकारी हैं। उन्होंने भी बताया कि यहाँ बागवानी काफ़ी क्षेत्र है, उनकी हर समस्याओं का निदान किया जाएगा। और भी जो कार्यक्रम हमारे देख रहे हैं, जिनके पास कोई भी समस्या बागवानी से संबंधित है, तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ ही अब क्योंकि हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, आपको बता दें कल चिट्ठी पत्री का दिन है, तो अपने सवालों के जवाब लेना ना भूलें। और अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।